नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। जैसा कि हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट की मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने सीएफटी के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे सीएफटी के प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें से कुछ कारक हमने देख लिए थे। उसके बाद में जो आता है कारक वह है लिगेंड की प्रकृति, अर्थात लिगेंड की प्रकृति सीएफटी या सीएफसी की ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ऐसे लिगेंड जो डी कक्षकों को T2G व EG में अधिक अंतर से विपाटित कर सके उन्हें प्रबल लिगेंड कहते हैं। अर्थात जो लिगेंड T2G व EG कक्षक में जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको अधिक कर दे तो उसको अपन बोलते हैं प्रबल लिगेंड, जबकि कम अंतर से विपाटित करने वाला लिगेंड दुर्बल लिगेंड कहलाता है। लिगेंडों की दुर्बलता से प्रबलता की ओर जाने वाली श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी या श्रृंखला कहते हैं। अर्थात लिगेंडों को जब उनकी क्षमता, मतलब कौन सा लिगेंड दुर्बल है और कौन सा प्रबल, इस आधार पर यदि अपन हम जमाते हैं तो उसको एक श्रेणी का नाम दिया गया जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आयोडाइड आयन है वो सबसे दुर्बल लिगेंड है, फिर ब्रोमाइड है, सल्फाइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इथाइल एल्कोहल, ऑक्जिलेट, वाटर, EDTA, NH3 व पायरिडिन, एथिलीन डायमीन, डाइपायरिडिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोनिल, NO2- साइनाइड व CO। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन सबसे दुर्बल लिगेंड है और CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे सबसे प्रबल लिगेंड दर्शाया गया है। तो जब अष्टबल के संकुल दुर्बल लिगेंडों के साथ बनते हैं तो वे दुर्बल सेक्टर या निम्न सेक्टर संकुल कहलाते हैं, जबकि प्रबल लिगेंडों के साथ बनने वाले संकुल प्रबल या उच्च सेक्टर संकुल कहलाते हैं। अब उसके बाद में अपन देखते हैं उच्च चक्रण एवं निम्न चक्रण अष्टफल के संकुलों का निर्माण, अर्थात निम्न चक्रण वाले अष्टफल के संकुल का निर्माण कब होगा और उच्च चक्रण वाले संकुल का निर्माण कब होगा। तो दुर्बल लिगेंड युक्त अष्टफल के संकुल बनने में T2G एवं EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर डेल O का मान काफ़ी कम होता है, अर्थात T2G व EG कक्षकों का विपाटन कम हो पाता है। अतः इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, उसी के बाद में इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। जबकि प्रबल लिगेंडों के साथ अष्टफल के संकुल बनने में T2G एवं EG की ऊर्जा में काफ़ी अंतर होता है, अर्थात T2G एवं EG कक्षकों के मध्य विपाटन होने से ऊर्जा अंतराल बढ़ जाता है। उसके बाद तो इन कक्षकों के अंदर सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में भरे जाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा अंतराल अधिक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से EG कक्षक में नहीं जाते और युग्मन पूरा होने के बाद ही EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4, D5, D6 व D7 के लिए दुर्बल लिगेंड से बने संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनके लिए परिणामी चक्रण S का मान उच्च होता है। अतः इन्हें उच्च चक्रण या चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। चक्रण मुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उच्च चक्रण वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन EG कक्षक के अंदर भी जाते हैं जब तक कि वो सारे कक्षकों में एक एक ना भर जाए। लेकिन प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में D4, D5, D6 व D7 विन्यास वाले आयनों से बने संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण इनके S का मान भी कम हो जाता है। अतः इन संकुलों को निम्न चक्रण या चक्रण युग्मित संकुल कहा जाता है, मतलब चक्रण युक्त संकुल कहा जाता है। निम्न चक्रण अर्थात
पहले इलेक्ट्रॉनों का निम्न चक्रण मतलब T2G कक्षक के अंदर ही चक्रण होगा। उसके बाद में फिर जब T2G कक्षक पूरा भर जाता है तो उसके बाद में EG के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये एक सारणी दी गई है, इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और दुर्बल लिगेंड या प्रबल लिगेंड इनकी उपस्थिति में किस तरह के संकुल बनेंगे। तो अपने को पता है कि दुर्बल लिगेंड हो तो उच्च चक्रण संकुल बनते हैं और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। तो ये इनको अपन जब देखते हैं तो जैसे D1 की बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन D1 में जाता है और इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 और इसके परिणामी चक्रण अर्थात S का मान होगा 1/2। जब वही D1 विन्यास की बात अपन प्रबल के लिए करते हैं तो इसके अंदर भी पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा और इसके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और S का मान भी इसके लिए 1/2 होता है। तो ये D2 और D3 के लिए ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जब D4 आता है तो उस समय इनकी व्यवस्था में अंतर आता है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर D4 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन T2 में जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन जाता है EG के अंदर। इस वजह से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर जब दुर्बल लिगेंड होता है। तो इसके लिए परिणामी जो चक्रण होगा उसका मान 2 होगा। और जब अपन बात करते हैं प्रबल लिगेंड की तो चारों इलेक्ट्रॉन ही T2G कक्षक में जाते हैं और EG के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इस तरह से 2 तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 अनपेयर्ड। इस वजह से इसके अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वजह से इसका जो परिणामी चक्रण उसका मान 1 होगा। फिर अपन इसी तरह बात करते हैं D5 और D6 के लिए। तो D6 का देखते हैं। D6 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2G के अंदर 4 जाते हैं और EG के अंदर जाएंगे 2 जब दुर्बल लिगेंड होगा। तो इस तरह इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई और परिणामी जो चक्रण होगा उसका मान होगा 2। और यही बात अपन प्रबल के लिए देखते हैं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं। अतः इस प्रकार इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी संख्या 0 हो गई। इस तरह इसका परिणामी चक्रण का मान 0 हो गया। तो अपन देखते हैं कि दुर्बल की उपस्थिति में तो चक्रण का मान अच्छा आ रहा है और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर परिणामी चक्रण का मान 0 आ रहा है। तो इस तरह दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड किसी भी संकुल के परिणामी चक्रण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं अष्टफलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। अष्टफलकीय संकुलों के निर्माण केंद्रीय धातु के 5 D कक्षक 2 समूह में बढ़ जाते हैं। 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा व 2 EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इन दोनों समूह के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल O जिसको अपन 10 DQ के बराबर भी होता है। अतः T2G की ऊर्जा 0.4 डेल O या 4 DK जितनी कम, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा 0.6 डेल O या 6 DQ जितनी बढ़ जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन के T2G कक्षक पर जाने पर D कक्षकों की ऊर्जा -0.4 डेल O कम कर देता है, जबकि EG कक्षक में जाने वाला इलेक्ट्रॉन D कक्षकों की ऊर्जा को +0.6 डेल O बढ़ा देता है। अतः जब हम एक DX आयन लेते हैं जिसके अंदर अर्थात DX यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2GP व EGQ अर्थात T2G को P दर्शाया गया है और EG को Q यहाँ पे दर्शाया गया है, जहाँ P बराबर T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q बराबर EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो X बराबर यहाँ पे हो गया P + Q। अतः इस विन्यास के लिए ऊर्जा परिवर्तन तो T2G कक्षकों में P इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा का ह्रास प्लस EG कक्षकों में Q इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा की प्राप्ति। तो यहाँ पे प्राप्ति प्लस की वजह से आ रहा है, T2G के अंदर नीचे जाएंगे तो माइनस का ह्रास। तो जब अपन देखते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन कैसे होगा, -0.4 डेल 0 इंटू P यहाँ पर T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 डेल O इंटू Q जो कि EG को दर्शा रहे हैं। इस तरह अपन
जब इसको सोल्व करते हैं तो जो समीकरण नंबर 2 आती है वो आती है -4p + 6q कोष्टक में बंद dq। तो dx n के T2G P विन्यास के लिए समीकरण 1 व 2 द्वारा परिकलित ऊर्जा परिवर्तन को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFC कहते हैं। समीकरण 1 व 2 द्वारा परिकलित CFC में युग्मन की ऊर्जा P का ध्यान नहीं रखा जाता है। उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के विरुद्ध आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जब युग्मन होगा तो कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होता है जिसको अपन युग्मन ऊर्जा कहेंगे। dx n के T2G व Eg विन्यास के लिए यदि युग्मन ऊर्जा को ध्यान में रखा जाए तो समीकरण चेंज हो जाती है, जो इस तरह से आएगी। CFC बराबर बड़ा कोष्टक -04p + 0.6q कोष्टक बंद del O × m × p। यहाँ पे m जो है T2G एवं Eg कक्षकों में विद्यमान युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और p युग्मन की ऊर्जा। समीकरण नंबर 3 व 4 की सहायता से del O व del q dq के रूप में किसी भी विन्यास के लिए CFC का मान ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात 3 और 4 से अपन del O व dq के रूप में किसी भी विन्यास के लिए CFC का मान ज्ञात कर सकते हैं। CFC के मानों से स्पष्ट होता है कि यदि del O बराबर p, del O यहाँ ऊर्जा अष्टफलकीय के लिए ऊर्जा अंतराल है और p बराबर यहाँ युग्मन ऊर्जा कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 से D7 तक दोनों चक्रण अवस्था में CFC का मान समान होता है। अर्थात del O बराबर p हो तो CFC का मान भी समान होगा। सेकेंड स्थिति है यदि del O ग्रेटर देन p, तो निम्न चक्रण के लिए CFC का मान कम आता है जबकि उच्च चक्रण के लिए CFC का मान भी उच्च होता है। अतः आयन निम्न चक्रण अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होगा। अर्थात del O का मान ज्यादा है p से, अर्थात D कक्षों का विपाटन अधिक हो रखा है, तो इलेक्ट्रॉन T2G में रहकर ही युग्मन करने की कोशिश करता है, न कि Eg में जाएगा। अर्थात युग्मन ऊर्जा P की तुलना में यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उच्च हो तो निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। तीसरी कंडीशन है यदि del O लेसर देन P, अर्थात युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा हो विपाटित ऊर्जा से, तो उच्च चक्रण के लिए CFC का मान कम हो जाता है जबकि निम्न चक्रण के लिए CFC का मान उच्च हो जाता है। अतः आयन उच्च चक्रण अवस्था में रहना चाहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा और उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होगा। अर्थात यदि युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि T2G में न रहकर Eg में भी चला जाएगा। अर्थात वहां पे Eg में इसलिए जाएगा क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम है, विपाटित ऊर्जा का मान कम है, तो वो युग्मन ना करके आसानी से, जैसे कि किसी का D4 विन्यास है किसी संकुल का, तो T2G के अंदर 3 रह जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा। अतः P का मान उच्च होने पर उच्च चक्रण या तथा del 0 का मान उच्च होने पर निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण होगा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के दोष या सीमाएं, तो CFT के हालांकि CFT संकुलों की ज्यामिति, रंग और चुंबकत्व की काफ़ी व्याख्या करने में सफल रहा, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, जिसमें से पहली है इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड व धातु आयन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अर्थात आयनिक बंध होता है और उनके मध्य कोई सहसंयोजक बंध का गुण नहीं होता। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मेटल लिगेंड के मध्य कुछ सहसंयोजक गुण भी होते हैं और आयनिक भी होते हैं। जब ESR स्टडी करते हैं तो इसके आधार पर यह पता लगता है कि Ml बंध में लगभग 70% आयनिक व 30% सहसंयोजक प्रकृति होती है, जिसकी व्याख्या CFT के आधार पर नहीं कर सकते। दूसरा जो कमी है, CFT केवल D कक्षकों की बात करता है जबकि संक्रमण में S व P कक्षकों का भी योगदान होता है, तो ये दूसरी कमी है। तीसरी कमी है CFT ये भी स्पष्ट नहीं करता है कि कौन सा लिगेंड प्रबल
होना चाहिए और कौन सा दुर्बल। तो ये कुल 3 कमियां हैं CFT के अंदर, जो कि CFT के द्वारा आसानी से ये नहीं समझा सकता। धन्यवाद।